नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट 1 के अंतर्गत हम लोग विश्व के घास के मैदान को देखेंगे, जो विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के विश्लेषण के आधार पर तैयार किया गया है। इस वीडियो के बाद आपका इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न किसी भी परीक्षा में छूटने वाला नहीं है। आप जानते हैं कि इससे किसी भी स्तर की आप परीक्षा दे रहे हों, चाहे आप क्लर्कियल दे रहे हों, चाहे कोई भी शैक्षिक भर्ती परीक्षा का दे रहे हों, आईएएस, पीसीएस या किसी लेवल का दे रहे हों, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं घास के मैदान होते क्या हैं, ग्रासलैंड्स क्या हैं। घास के मैदान वे क्षेत्र होते हैं जहां वनस्पतियों पर घासों का प्रभुत्व होता है। ऐसे क्षेत्रों में वृक्ष भी पाए जाते हैं, किंतु विस्तृत भाग में घास पाई जाती है, यानी कि घास बड़े क्षेत्रफल पर रहती है। बीच बीच में झाड़ झंखाड़ या पेड़ पौधों के रूप में वृक्ष भी पाए जाते हैं। अंटार्कटिका के अतिरिक्त सभी महाद्वीपों में घास के मैदान पाए जाते हैं। ये कंसेप्चुअल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इससे क्वेश्चन कुछ आता नहीं है। आप सोचेंगे फिर क्यों बताया जा रहा है। घास के मैदान होते क्या हैं, इसका एक कंसेप्ट डेवलप हो जाए, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। दही और मलाई दोनों साथ में रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले मलाई खाते हैं और कुछ लोग पहले दही खा लेते हैं और मलाई बाद में खाते हैं। तो अभी इसके माध्यम से मैं आपको दही खिला रहा हूँ, मलाई अभी आगे बाद में खिलाऊंगा, मज़ा आएगा। फिर देखिए, चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र रेगिस्तान और वन पारिस्थितिकी तंत्र के बीच स्थित है। यानी कि जो चारागाह पारिस्थितिकी है, यानी घास के जो मैदान है, वो रेगिस्तान और वन के बीच में ये पाया जाता है। चूँकि घासों के मैदान के निर्माण में जलवायु प्रमुख कारक है, उसी को आधार मानते हुए घास के मैदानों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। अब इनकी कुछ विशेषताओं को देख लेते हैं। विस्तार सबसे पहले, दोनों गोलार्धों में 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये हो गया। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान दोनों गोलार्धों में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। यदि 4-5 तरह की किताबें आप पढ़ते हैं तो ये वैल्यू थोड़ा बहुत डिफर हो सकता है। आप भूगोल के यदि विद्यार्थी हैं तो इस तरह की समस्याओं से आप कई जगह परिचित होंगे। तो जब परीक्षा में आए तो इसके आसपास का जो नियरेस्ट वैल्यू रहता है उसको हम क्या करते हैं, टिक करते हैं। वर्षा को देख लेते हैं। लगभग 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है उष्णकटिबंध में, और यहाँ 25 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है शीतोष्णकटिबंध में। घास देख लेते हैं किस तरह की पाई जाती है। उष्णकटिबंध में मोटी, खुरदरी और लंबी घास पाई जाती है। अगर शीतोष्णकटिबंध में घास जो होती है छोटी होती है, मुलायम होती है और पौष्टिक होती है। जाड़े के दिनों में देखिए खूब बढ़िया चारागाह हरे भरे दिखते हैं, मुलायम छोटी छोटी घासें होती हैं, तो उससे ये कंसेप्ट आप डेवलप कर लेंगे। जानवर कौन से पाए जाते हैं इधर? शेर, चीता, जिराफ, हाथी, जेब्रा, इस तरह के खूंखार, शानदार, जानदार जानवर पाए जाते हैं इधर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। और शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बेचारे टाइप के जानवर पाए जाते हैं। जंगली भैंस, बाइसन, मृग, इस तरह के जानवर पाए जाते हैं। अब व्यवसाय कैसा होगा, सारी कंडीशन आप देख लिए हैं। तो ये जो है उष्णकटिबंध में पशुपालन तो होता है, लेकिन अविकसित अवस्था में। अविकसित अवस्था होने का कारण क्या है? यहाँ पे घास देख रहे हैं, मोटी है, खुरदरी है, लंबी है, तो ये पशुओं को बहुत भाता नहीं है। और दूसरा, पशुपालन के लिए जो भी यहाँ पे सुविधाएं विकसित की जाती हैं, उसके लिए शेर, चीता, जो खूंखार जानवर हैं, ये भी आते हैं, नाश्ता पानी करके इन लोगों का चले जाते हैं, बहुत क्षति पहुँचाते हैं। विभिन्न तरह की बीमारियाँ यहाँ पनपती है, इसलिए यहाँ पे पशुपालन बहुत ही विकसित अवस्था में नहीं है। जबकि शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पशुपालन व्यापारिक स्तर पर बड़े पैमाने पर विकसित अवस्था में है, एवं गेहूं की कृषि की जाती है। बहुत सारे चारागाह जो हैं उसको खेत में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बड़े पैमाने पर वहाँ पर गेहूं की खेती की जाती है। अब यहाँ पे उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय जानवरों को दिखाया गया। देखिए यहाँ पे हाथी है, शेर है, जेब्रा है। जेड से हम लोग एक ही पढ़ते थे, जेड से जेब्रा छोटे पे, वो यहाँ पे दिख रहा है, चित्तेदार घोड़ा। अगला है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, देखिए बेचारे टाइप के जानवर हैं यहाँ पे, भेड़, बकरी, ये सब दिखेंगे, बाइसन वाइसन आपको दिख जाएगा। बहुत मनोहर दृश्य भी दिख रहा है। अब हम लोग देखते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स को देखते हैं। आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ, 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाए जाते हैं। सबसे पहला है सवाना।
सवाना कहाँ पे है, अवस्थिति या इसका क्षेत्र कहाँ पे है, अफ्रीका में मुख्यतः यह है। सवाना उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को एक तरह से परिवाची के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, पूरे को सवाना बोल दिया जाता है, लेकिन इसका अलग अलग देशों में अलग अलग नाम है। तो मुख्यतः जो सवाना इस्तेमाल किया गया है वह अफ्रीका के क्षेत्र में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के लिए किया गया है। इसमें मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका मैंने लिखा है, इससे अलग भी हो सकता है, उत्तरी मध्य अमेरिका भी आपको मिल सकता है, पूर्वी अफ्रीका मिल सकता है, उत्तरी मध्य अफ्रीका भी आपको मिल सकता है, पूर्वी अफ्रीका मिल सकता है। आप इससे तालमेल बैठा लेंगे। सूडान वगैरह कुछ इस क्षेत्र के देशों का नाम भी परीक्षाओं में आ सकता है। आप देख सकते हैं टीजीटी 2009 और पीजीटी 2013 में यह प्रश्न पूछा गया है इससे संबंधित। टीजीटी का मतलब और पीजीटी का मतलब यूपी उत्तर प्रदेश से मतलब है, और जहाँ दूसरे राज्य का रहेगा उस राज्य का मैं इंडिकेशन साथ में शो करूँगा। दूसरा है पार्कलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, यानी सवाना घास के जो मैदान हैं वो दक्षिणी अफ्रीका में उनका नाम है पार्कलैंड। लानूज, वेनेजुएला एवं कोलंबिया में इनको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोज नाम से जाना जाता है। इसमें वेनेजुएला को ज़्यादा ध्यान रखिए, उसे सब याद करना है आपको, लेकिन वेनेजुएला ही ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा गया है। देखिए ये यूपी टीजीटी नेट में पूछा गया है, आरपीएससी में पूछा गया है, जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है। ये सब प्रश्नों को मैंने दिया है किन किन में आया हुआ है, बहुत सारा मैंने प्रश्नों का एनालिसिस किया है। अब अगला है सेल्वास या सेल्वा वन। सेल्वास घास के मैदान में भी एक जगह दिखाई देता है और सेल्वा वन भी है, तो इन दोनों में कन्फ्यूजन है, कुछ परीक्षाओं में आप समझ ही रहे हैं। तो सेल्वास और सेल्वा इसको ध्यान से रखिएगा, घास में भी आ सकता है और वन में भी इसका परीक्षाओं में दिया हुआ है। तो ये अमेजन बेसिन के क्षेत्र में ये पाए जाते हैं। नेट में ये पूछा गया है, डाइट लेक्चरर यूपी में जो हुआ था उसमें, जीआईसी पीजीटी में भी ये पूछा गया है। कंपास या कंपोज, अलग अलग जो विद्वान लोग हैं इसको लिखने के लिए अपना अपना बुद्धि लगा के इसका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हिंदी में लिखते हैं, अंग्रेजी में वही है। तो ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को कंपास या कंपोज या कंपाज या कंपोस भी लिखा हुआ मिल जाएगा परीक्षाओं में, तो आप समझ जाएंगे इंग्लिश यही रहता है। ये भी नेट और जीआईसी पीजीटी में पूछा गया है। पटाना, ये श्रीलंका में बोला जाता है उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, पटाना, बहुत बढ़िया से आपको याद हो जाएगा। अगला है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, टेम्परेट ग्रासलैंड्स। इसमें देखिए स्टेपी यूरेशिया में बोला जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। प्रेरी अमेरिका व कनाडा, देश तो आप याद कर ही रहे हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका लिखा हूँ, कई बार देश का नाम न दे करके महाद्वीप का ही या क्षेत्र का नाम दे देता है, तो उत्तरी अमेरिका, इसको आप ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका में हो गया। देखिए कितनी परीक्षाओं में आया है, टीजीटी में आया है यूपी, फिर नेट में आया है, डाइट में आया है, आरपीएससी में आया है, हरियाणा पीजीटी में आया है। उसके बाद से पंपाज, ये अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राज़ील में इसका विस्तार देखने को मिलता है, यानी दक्षिणी अमेरिका में यह पंपाज कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। पंपाज को कहिए पंपास भी लिखा मिलेगा, वो आप समझ जाएंगे, मेरा कहने का मतलब अब जो है वो आप समझ गए होंगे। आप इससे मिलता जुलता ही सब थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करके मिलेगा परीक्षाओं में, वो आप उससे तालमेल बैठा लीजिएगा। ये भी देखिए कई परीक्षाओं में आया हुआ है, राजस्थान में, हरियाणा में, नेट में, यूपी टीजीटी में। वेल्ड, ये दक्षिण अफ्रीका में है, ये भी कई परीक्षाओं में पूछा गया है। डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया घास के मैदान को कहा जाता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को। कैंटबरी, न्यूजीलैंड में घास के मैदान को कहा जाता है। और पुस्ताज या पुस्टाज, ये हंगरी में जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है उसको कहा जाता है, ये हरियाणा में पूछा गया था। यहाँ देखिए विश्व के घास के मैदानों को मानचित्र के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया हूँ। अब इसके जो कलर भरे गए हैं, ये एरिया दिखाए गए हैं, उस क्षेत्र पर मत जाइएगा, लोकेशन आप बस याद करिए इसको, इस उद्देश्य से बनाया गया है। जो पिंक कलर से है वो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दर्शा रहे हैं, और जो ग्रीन कलर से हैं वो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को दर्शा रहे हैं। इसमें देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देख लेते हैं, एरो से दिखाया गया है। उनके नाम इस प्रकार हैं, देखिए पहले दक्षिणी अमेरिका में आ जाते हैं, लानोज कहते हैं, सेल्वास हो गए, ग्रान चाको हो गए और कंपास हो गए। अफ्रीका में देखते हैं इनको सवाना कहते हैं। उसके बाद से पटाना आपको यहाँ पे दिख रहा है श्रीलंका में। अब हम लोग शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को देखिए, एरो से दिखाया गया है, इनके नाम को देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा दिया। इसको याद कैसे करते हैं, इसको मैं बहुत आसानी से आपको याद करवाता हूँ। देखिए सबसे पहले आप स्टेपी याद कर लीजिए, यहाँ पर स्टेपी ये कह रहे हैं यूरेशिया वाला जो क्षेत्र है। फिर स्टेपी के अंत में देख रहे हैं पी लगा है, यानी प को पकड़ लीजिए, प से चलेंगे हम लोग, प से पुस्टाज, फिर प्रेरी, फिर पंपाज, यहाँ तक तो आ गए।
इतना हम लोग का वेल डन हो गया। तो वेल्ड आ गया, वेल्डन से वेल्ड आ गया। देखिए दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहते हैं। वेल्डन हो गया यहाँ तक, वेल्ड। और ड को अब उठा लीजिए तो डाउन्स हो गया, वेल्ड का ड लास्ट में, तो डाउन्स अगला हो गया। अब कैडबरी खा लेंगे हम लोग, कैंटबरी न्यूजीलैंड में। देखिए इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक आ गए हम लोग। कैसे? स्टेपी का प उठाए, प से पुस्टाज, प्रेरी, पंपाज, वेल्डन, वेल्ड आ गया। ड फिर उठा लिए, डाउन्स आ गया। अब कैडबरी खाएंगे यानी कैंटबरी हो गया ये न्यूजीलैंड में। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ये घास के मैदान अच्छे से याद हो गया होगा। अब घास के मैदान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। अमेजन बेसिन मुख्यतः ब्राज़ील में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सेल्वा कहते हैं। पीजीटी में पूछा गया है, नेट जून में ये वन के नाम से आया है। एक आध जगह सेल्वास में पीछे बताया था आपको, आप समझ गए होंगे। पराग्वे व उत्तरी अर्जेंटीना में उष्णकटिबंधीय अर्धशुष्क वन या घास भूमि को ग्रान चाको कहते हैं। कई जगह ग्रान चाको के लिए घास भूमि का इस्तेमाल किया, कई जगह उष्णकटिबंधीय वन का इस्तेमाल किया है। तो दोनों में ये आप समझ गए होंगे, इस तरह का कन्फ्यूजन रहता है। अफ्रीका के सवाना क्षेत्र में शेर, चीता, गीदड़, लकड़बग्घा, जिराफ, हाथी आदि बहुतायत में हैं। ये नेट में पूछा था 2014 में, ये मैं पीछे बता चुका हूँ आपको। ब्राज़ील के सवाना घास के मैदानों को कंपोज कहा जाता है, यूपीपीसीएस में पूछा था। सवाना पारिस्थितिकी तंत्र को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे शिकार पाए जा रहे हैं तो शिकारी भी यहीं पे रहेंगे और शिकार होगा भी। जानवर भी छोटे जानवर का शिकार करते हैं, आदमी भी इनका शिकार करते हैं, तो बड़े शिकारों की भूमि से कहा जाता है। चरनोजम मिट्टी किस घास क्षेत्र में पाई जाती है? तो स्टेपी और प्रेरी घास के मैदान में चरनोजम मिट्टी पाई जाती है। लेकिन इसमें भी अगर जो प्रेरी और स्टेपी में देखा हो तो स्टेपी मुख्य है। अगला है टैगा, शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन है। घास स्थलों के साथ टैगा को मिक्स कर देता है, आप कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं। तो यह टैगा क्या होता है? वन है। चैपरेल नामक झाड़ियाँ कैलिफोर्निया में पाई जाती हैं। अल्फा अल्फा एक प्रकार की घास है, यानी चारा फसल है ये, जैसे हम लोग बरसीम वगैरह बोते हैं ना, वैसे ही यह एक प्रकार की घास है अल्फा अल्फा, इसको याद रखेंगे। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के अन्न भंडार हैं। उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरी क्षेत्र है उसमें खाद्यान्न फसलों का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, इसलिए इसको अन्न भंडार कहा गया है। कनाडा के घास के मैदानों में जनसंख्या का अभाव है। आप देखेंगे कि जितने भी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र हैं वहाँ पे जनसंख्या का बहुसंकेंद्रण नहीं देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पर बड़े पैमाने पर पशुओं को पाला जाता है या तो वहाँ पर विस्तृत खेती की जाती है। अगला वीडियो मैं आप लोगों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं से संबंधित दूंगा, जो टीजीटी, पीजीटी, हायर एजुकेशन, नेट इन परीक्षाओं के विश्लेषण पर आधारित होगा। उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 2 घास के मैदान तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं से संबंधित जो प्रश्न पूछे गए हैं विगत परीक्षाओं में उसको मैं उपलब्ध कराऊंगा। इसको जरूर से देखिएगा, आप लोगों को प्रश्न का पैटर्न पता चल जाएगा, किस तरह के प्रश्न किस परीक्षा में पूछे गए हैं, इससे सहूलियत होती है। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मेरा एक फोल्डर बना हुआ है मेरे चैनल पर, उसमें जाएंगे तो प्रैक्टिस सेट 1 पड़ा हुआ है, बहुत लोग देखे भी हैं उसको। जनजातियां, भारत और विश्व की जनजातियों से संबंधित अभी तक पिछली परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न आए हैं उसको मैंने इसमें दिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध रहेगा, आप वहां से भी जाकर के इन तीनों वीडियोज को देख सकते हैं। यदि इस वीडियो में कहीं कोई त्रुटि हो तो कमेंट करके अवश्य बताइएगा। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।